एक आदमी को मौत के इलाके में छोड़ दिया गया, जबकि दो कंपनियां उसकी बचाव लागत को लेकर बहस कर रही थीं। 32 लोगों का एक धोखाधड़ी गिरोह, जिसने 5,000 नकली मामलों का इस्तेमाल करके $2 करोड़ हड़प लिए। और एक पहाड़ इतना भीड़भाड़ वाला कि उसके सबसे व्यस्त दिन पर एक ही दिन में शिखर पर पहुंचने वालों की संख्या पूरे सीजन से भी ज्यादा थी। ये है वो सब कुछ जो 2026 में एवरेस्ट पर गलत हुआ। स्वागत है एक्सट्रीम एज पर, जहां दांव बहुत बड़े हैं, लेकिन यहां कोई सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है। 26 अप्रैल 2026 की सुबह 6 आदमी कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता था या मारा भी जा सकता था। वे यहां इसलिए थे क्योंकि 90 मिनट पहले आधिकारिक सूचना बेस कैंप से आ गई थी कि खुम्बू आइस फॉल, जो उस सीजन में एवरेस्ट पर चढ़ने का एकमात्र रास्ता था, बंद कर दिया गया है। यहीं सब कुछ रुक जाना चाहिए था, लेकिन इस आदमी ने मना कर दिया। वो कुछ हफ्ते पहले एक अलग पहाड़ पर घायल होने के बाद सीधे अस्पताल के बिस्तर से बेस कैंप पहुंचे थे और उन्हें अभी कोई चढ़ाई नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब उन्होंने उस सुबह सुना कि आधिकारिक सुरक्षा टीम ने इस सीजन को रद्द कर दिया है, तो वो उनसे सहमत नहीं हुए। इसलिए उन्होंने कुछ अलग अलग कंपनियों से उन शेरपाओं को इकट्ठा किया जिन पर उन्हें भरोसा था, और पोलैंड के एक स्कीयर बार्टेक ज़ियम्स्की के साथ मिलकर उनके पास एक ऐसा प्लान था जो बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। वहां से रास्ता ढूंढना जहां 17 अन्य आइसफॉल डॉक्टर असफल हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वे खुम्बू आइसफॉल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे, वे अपने ठीक ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या देख सकते थे। ये एक विशाल बहुमंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग के आकार का बर्फ का ब्लॉक था। अगर ये टूटकर गिर जाता और कोई उसके नीचे होता तो सब कुछ खत्म हो जाता, ठीक वैसे ही जैसे 2014 में हुआ था। अधिकारियों ने दोबारा वही हादसा होने नहीं देने का फैसला किया। इसी वजह से उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया। यही कारण था कि मिंगमा और बाकी लोग यहाँ थे। उन्होंने तुरंत काम शुरू कर दिया। लेकिन बर्फ के नीचे बिना सोचे समझे चलने के बजाय बार्टेक ज़ियम्स्की ने एक कंज्यूमर ड्रोन निकाला और उसे उनके ऊपर टूटे हुए बर्फ के भूल भुलैया और आइस फॉल के ऊपर भेज दिया। वो बर्फ में ऐसी दरार ढूंढ रहे थे जिसे जमीन पर चल रही टीमें अपनी जगह से देख ही नहीं सकती थीं। और ड्रोन के हाई रेजोल्यूशन कैमरे के जरिए उन्होंने एक रास्ता देखा जो बर्फ के ब्लॉक के नीचे सीधा जाने के बजाय उसके चारों ओर घूमता हुआ जा रहा था। वो रास्ता लंबा था और बहुत तकनीकी भी, लेकिन ये ऐसा रास्ता था जिसमें 6 लोगों को बर्फ के एक अपार्टमेंट जितने बड़े टुकड़े के ठीक नीचे नहीं जाना पड़ता था। तो उन्होंने वही रास्ता चुना। अगले कई घंटों तक मिंगमा जी और बाकी लोगों ने एक के बाद एक रस्सी बांधी, एक के बाद एक सीढ़ी लगाई और धरती के सबसे अस्थिर इलाकों में से एक पर आगे बढ़ते गए। ये सब उसी खतरे की छाया में किया गया जिसने उस सुबह पूरे पर्वत को बंद कर दिया था। 28 अप्रैल तक उन्होंने कैंप 1 तक के रास्ते को आधिकारिक रूप से खुला घोषित कर दिया। मिंगमा जी के मनमाने हस्तक्षेप ने मूल रूप से नेपाली सरकार और प्रतिस्पर्धी ऑपरेटरों दोनों के लिए पूरे व्यावसायिक सीजन को बचा लिया था। वो पर्वत जिसे कम से कम 10 और दिनों के लिए बंद रहना था, 2 ही दिनों में फिर से खुल गया और 492 आभारी पर्वतारोही अपने शेरपाओं के साथ पर्वत पर चढ़ गए। और हाँ, आपने सही सुना, 492। अगर आपको ये पागलपन लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाकई में पागलपन है। और अजीब बात यह है कि इस संख्या का कारण नेपाल से लगभग कोई लेना देना नहीं है। हम 1 मिनट में उस पर आएंगे। कुछ ही दिनों में करीब 500 पर्वतारोही और शेरपा पहाड़ पर चढ़ रहे थे और यहीं से एवरेस्ट 2026 की पर्वतारोहण सीजन की मुश्किलें शुरू हो गईं। क्योंकि मिंगमा जी और उनकी टीम ने रास्ता तो खोल दिया था, लेकिन पर्वतारोही पहले ही अपने शेड्यूल से हफ्तों पीछे थे और वे चीजों को जल्दीबाजी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि कोई भी एवरेस्ट को एक ही बार में नहीं चढ़ता। अब उन पर्वतारोहियों और उनके शेरपाओं को एक ऐसे पहाड़ पर हफ्तों तक अनुकूलन करना था जिस पर पहले कभी इतने लोग नहीं रहे थे। हर चीज अपनी सीमा तक खिंच गई थी। हर कोई उन हफ्तों की भरपाई करने की कोशिश कर रहा था जो वे पहले ही गवा चुके थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि 2026 के इस एवरेस्ट सीजन की पहली त्रासदी का मिंगमा के जोखिम भरे नए रास्ते से कोई लेना देना नहीं था। असल में ये तो बर्फ पर हुआ ही नहीं था, क्योंकि 4 मई को 51 वर्षीय शेरपा लाकपा डेंडी नामक व्यक्ति गोरकशेप से बेस कैंप तक के रास्ते पर चल रहे थे। ये एक पैदल रास्ता है जिसे आम ट्रैकर हर वसंत में अपने सामान्य हाइकिंग बूट्स में इस्तेमाल करते हैं, और लाकपा एक आम ट्रैकर से जितना अलग हो सकता है उतना अलग थे। उनके पास 2 दशकों से भी ज्यादा का अभियान अनुभव था। उन्होंने मकालू 6 बार फतह किया था और 2017 में खुद एवरेस्ट भी चढ़ा था। ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति के लिए ये ऑफिस जाने जैसा एक उबाऊ सफर था। फिर भी उस रास्ते में कहीं कुछ बहुत गलत हो गया। कोई ठीक नहीं जानता कि क्या हुआ। 7 समिट ट्रेक्स, वह अभियान कंपनी जिसमें लाकपा काम कर रहे थे, ने कहा कि लाकपा बस चल रहे थे
जब अचानक उनकी चेतना चली गई और वे गिर पड़े। सरकारी संपर्क अधिकारी ने कहा कि वे बस फिसल गए थे। पुलिस अभी भी ये जांच कर रही है कि क्या हुआ था, लेकिन चाहे उस जांच का जो भी नतीजा निकले, जो कभी नहीं बदलेगा, वह ये है कि लाकपा डेंडी एक ऐसा व्यक्ति जिसने 30 से मैं हिमालयी अभियानों से सकुशल लौट चुका था, वह पर्वत तक पहुंचने से पहले ही चल बसे। अगर लाकपा की त्रासदी ने यह दिखाया कि कच्चे रास्ते सुरक्षित नहीं थे, तो 6 दिन बाद जो हुआ उसने यह दिखा दिया कि निचले कैंप भी सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि जबकि एवरेस्ट अभी भी उस सदमे से उबर रहा था, ये पर्वतारोही 10 मई 2026 को एक सामान्य अनुकूलन चक्कर लगा रहा था। वह कुंभू आइस फॉल से होकर कैंप 1 तक जा रहा था, फिर वापस नीचे आना था। उसका नाम बीजे गोमिरे था और एवरेस्ट उसके लिए नया नहीं था। वो पहले ही नेपाल की दलित समुदाय से दुनिया की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति के रूप में 3 बार एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हो चुके थे। ऊपर चढ़ाई बिल्कुल योजना के अनुसार हुई, लेकिन जब वो कैंप 1 पहुंचे, उनकी सांसें अलग महसूस होने लगीं। हर मिनट के साथ उनकी छाती और ज्यादा कसने लगी। हर सांस पिछली से छोटी होती जा रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे एक वॉल्व बंद कर रहा हो और उनकी सांस रोक रहा हो। फिर उन्होंने गुलाबी झागदार तरल खांसना शुरू कर दिया। उनके फेफड़े अब ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे, वे पानी से भरने लगे थे और उनके साथियों को पता चल गया कि यह फेफड़ों में ऊंचाई की वजह से पानी भरने की हालत थी। उन्होंने उन्हें ऑक्सीजन पर लगाया, मदद के लिए रेडियो किया और नीचे लाने लगे, क्योंकि इस हालत में इसका असली इलाज सिर्फ नीचे उतरना था। दुर्भाग्य से पहाड़ से नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता फिर से खुंबू आइसफॉल से होकर था, डगमगाती सीढ़ियों, संकरी दरारों और अस्थिर बर्फीले टावरों के पार। यह हर सावधानी से रखा गया कदम बीजे का वो समय ले रहा था जो उसके पास था ही नहीं। जब तक वो बेस कैंप पहुंचा, वो जा चुका था। बीजे वही कर रहा था जो हर एवरेस्ट पर्वतारोही को शिखर पर चढ़ने से पहले करना चाहिए। लेकिन 2026 के सीजन में सब कुछ सही करने के बावजूद घर लौटने की कोई गारंटी नहीं थी, और सबसे पहले वही लोग मर रहे थे जो इस पर्वत को सबसे अच्छी तरह जानते थे। क्योंकि ठीक अगली रात 11 मई 2026 को ये 20 वर्षीय शेरपा पुरा यालजे शेरपा रात के समय पुरा यालजे शेरपा धुत से फेस पर कैंप 3 की ओर सामान ले जा रहा था। ये शेरपाओं का बहुत जरूरी लेकिन नजरों से ओझल काम है जो उस समय किया जाता है जब बर्फ पूरी तरह जमी होती है और चढ़ाई के लिए सबसे सुरक्षित होती है। रास्ते में बाकी सभी लोगों की तरह वो भी अपनी सुरक्षा क्लिप को एक फिक्स्ड रस्सी पर ऊपर की ओर सरका रहा था। वो रस्सी हर कुछ दर्जन फीट पर पर्वत से बोल्ट की गई थी और यही एक डरावनी यांत्रिक समस्या पैदा करता है। एक धातु की क्लिप उन बोल्ट्स के पार नहीं जा सकती, इसलिए जब कोई पर्वतारोही वहां पहुंचता है तो उसे अपनी क्लिप को रस्सी से अलग करना पड़ता है, उसे एंकर के पार ले जाना पड़ता है और फिर से रस्सी पर लगाना पड़ता है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसका मतलब है कि हर बार ट्रांसफर के दौरान कुछ सेकंड के लिए उनके और पर्वत के बीच कोई भी चीज उन्हें जोड़ नहीं रही होती। 11 मई 2026 को रात करीब 11 बजे पूरा उन एंकर पॉइंट्स में से एक पर पहुंचा और अपनी पीठ पर भारी बोझ लेकर उसने हमेशा की तरह क्लिप खोल दी। लेकिन तभी ठीक उसी समय पर्वत टूट गया और जो क्रैम्पन उसने पहने थे वो अपनी पकड़ खो बैठे। उसे पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके साथ ही देखते रहे कि वो लगभग 1300 फीट एवरेस्ट की ढलान से नीचे गिर गया। जब तक वे उसके पास पहुंचे, पूर्वा एवरेस्ट के इतिहास के सबसे महान शेरपाओं में से एक के पोते अब नहीं रहे। 8 दिनों में 3 लोग, और उनमें से कोई भी भुगतान करने वाला क्लाइंट नहीं था। जितनी दुखद ये मौतें थीं, सीजन की सबसे बड़ी समस्या तो अभी आई ही नहीं थी, क्योंकि इस पूरे समय एवरेस्ट खुद ही सहयोग नहीं कर रहा था। देखिए, नेपाल में वसंत ऋतु आमतौर पर सूखी होती है। धूल भरी आंधियां, बढ़ती गर्मी और कभी कभार दोपहर की गरज के साथ बारिश इस समय का सामान्य पैटर्न था, और ट्रेकिंग गाइड से लेकर किसान तक सभी इसी के अनुसार अपनी योजना बनाते थे। लेकिन 2026 में उस वसंत काठमांडू में लगभग हर दिन बारिश और गरज चमक वाले तूफान हुए और महीनों तक ऐसा मौसम रहा जिसका किसी ने भी पहले से हिसाब नहीं लगाया था। मई के अंत तक राजधानी में सामान्य से लगभग 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम तय ही नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या करना है। और एवरेस्ट के बेस कैंप पर मौजूद पर्वतारोहियों के लिए यह बहुत बुरी खबर थी, क्योंकि कोई भी एवरेस्ट पर तब नहीं चढ़ सकता जब उसका मन करे। हर वसंत में कुछ दिनों का एक छोटा सा समय होता है जब आमतौर पर शिखर पर बहने वाली तूफानी हवाओं की नदी थोड़े समय के लिए वहां से हट जाती है। उस छोटे समय को अनुकूल मौसम की छोटी अवधि कहा जाता है, और पिछले 40 सालों से हर वसंत अभियान उसी समय में चढ़ाई करने के लिए बनाया गया है। लेकिन मई 2026 अलग था। हवाएं बस शिखर के ऊपर ही जमी रहीं और कम होने का कोई संकेत नहीं दिखा। जबकि लगभग 500 पर्वतारोही
और उनके शेरपा इंतजार करते रहे, पैसा, ऑक्सीजन और धैर्य खर्च करते हुए। शुक्र है, आखिरकार मई के तीसरे हफ्ते में मौसम खुल गया। उस पहाड़ पर लगभग हर पर्वतारोही हफ्तों के इंतजार के बाद एक साथ ऊपर चढ़ गया। अब यह कभी नहीं, और उस उन्मादी अराजक दौड़ में कुछ न कुछ टूटना तय था। और 20 मई 2026 को कुछ हुआ भी, क्योंकि उस सुबह 274 लोग माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। एक पल के लिए सोचिए, 274 इंसान। एवरेस्ट के पर्वतारोहण के इतिहास में ज्यादातर समय इतने लोग पूरे सीजन में भी चोटी तक नहीं पहुंचते थे। पुराना रिकॉर्ड 223 था, जो 2019 में बना था। हाँ, वही साल जब पूरी दुनिया ने वो तस्वीर देखी थी, वही तस्वीर जो हर महाद्वीप की शाम की खबरों में आई थी और जिनका पहाड़ों से कभी कोई वास्ता भी नहीं रहा था। वे भी पूछने लगे थे कि आखिर एवरेस्ट क्या बन गया है। उस सीजन को वो पल माना जा रहा था जब पर्वतारोहण परमिट्स पर कोई सीमा लगाई जाएगी, लेकिन ऐसा साफ तौर पर नहीं हुआ, बल्कि अगले ही दिन और 154 पर्वतारोहियों ने शिखर पर चढ़ाई की। ये 400 लोग हैं जो 48 घंटों के भीतर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े थे। अगर आप काठमांडू में पर्यटन अधिकारी हैं तो ये आंकड़े कहे तो बहुत कीमती हैं। रिकॉर्ड शिखरारोहण का मतलब है रिकॉर्ड राजस्व। वैसे भी ये पूरा सीजन व्यावसायिक रूप से सफल रहा है, खासकर जब से चीन ने बिना किसी चेतावनी के तिब्बती पक्ष को बंद कर दिया था और नेपाल 492 परमिट बेचने में सक्षम रहा, वो भी प्रति पर्वतारोही $15,000 की भारी कीमत पर। लेकिन शिखरारोहण की गिनती सिर्फ ये बताती है कि कौन ऊपर पहुंचा, ये नहीं कि कौन सुरक्षित नीचे लौटा। और नीचे उतरते वक्त ही एवरेस्ट सबसे ज्यादा जान लेता है, क्योंकि तब पर्वतारोही थक चुके होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें उपलब्धि का एहसास भी होता है। वे ज्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं जब वे शिखर की ओर उस आखिरी रास्ते पर चलते हैं जो छुरी की धार जैसी संकरी धार है, एक ऐसी जगह जो ठीक एक व्यक्ति के लिए ही चौड़ी है, जिसका मतलब है कि 20 मई को पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह पर ट्रैफिक जाम था। पर्वतारोहियों को मौत के इलाके में 3 घंटे तक पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहना पड़ा। कुछ न कुछ तो टूटना ही था, और उस भीड़ में से एक पर्वतारोही के साथ ऐसा हुआ भी। उसका नाम था सुंदीप। अरे, और वो फीनिक्स एरिजोना के एक टेक प्रोफेशनल थे। उन्होंने ग्रैंड कैनियन रिम टू रिम कई बार पैदल पार किया था और 2024 में किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की थी। उन्होंने पिछले साल विशेष रूप से, ताकि उनका शरीर यहाँ के माहौल के अनुकूल ढल सके, एवरेस्ट बेस कैंप तक ट्रेकिंग भी की थी। उनकी अपनी एक्सपीडिशन कंपनी बूट्स एंड क्रैम्पन्स ने उन्हें अपने समूह के सबसे मजबूत पर्वतारोहियों में से एक बताया था। और 20 मई को सुबह करीब 11 बजे उनकी सारी मेहनत रंग लाई। संदीप आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़े हुए। वर्षों की तैयारी, हफ्तों तक तेज हवाओं में इंतजार, उस कठोर कतार में बिताए गए घंटे आखिरकार रंग लाए। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होकर उन्होंने वही किया जो वे हमेशा से करना चाहते थे। उन्होंने अपने झंडे निकाले, अपनी तस्वीरों के लिए तैयार हुए और अपनी गॉगल्स उतार दी। समुद्र तल पर यह कोई बड़ी बात नहीं है। 29,032 फीट की ऊंचाई पर यह जानलेवा है। वहां ऊपर वातावरण इतना पतला है कि वह सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को लगभग बिल्कुल भी नहीं छानता। तो सारी अल्ट्रावायलेट किरणें चमकदार सफेद बर्फ से टकराकर सीधे उनकी बिना सुरक्षा वाली आंखों में चली गईं। संदीप ने अपनी तस्वीरें ली। उन्होंने अपने चश्मे फिर से पहन लिए और नीचे उतरना शुरू किया। सब कुछ ठीक महसूस कर रहे थे। नुकसान पहले ही हो चुका था और उन्हें इसका कोई अंदाजा नहीं था। उतराई के 1 या 2 घंटे बाद उनकी आंखों में चुभन होने लगी, फिर जलन, फिर सारी दुनिया सफेद हो गई और फिर अंधेरा छा गया। कैंप 4 से ऊपर लगभग 27,000 फीट की ऊंचाई पर संदीप, जो अपने समूह के सबसे मजबूत पर्वतारोहियों में से एक थे, अब अपनी आंखें बिना दर्द के नहीं खोल सकते थे। ऐसा दर्द जिससे उनका पूरा शरीर सिहर उठता था। वो अंधे हो चुके थे, मौत के इलाके में, और वहीं खड़े थे। और आप पहले से जानते हैं कि वहां ऊपर एक जगह खड़े रहने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। जितनी देर तक वह उस ऊंचाई पर फंसे रहे, उनका शरीर उतना ही टूटता गया, जब तक कि ठंड और ऊंचाई ने कुछ और भी बुरा कर दिया। हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडेमा, तरल पदार्थ उनके दिमाग में जमा हो रहा था, जिससे उनका दिमाग खोपड़ी से दबने लगा था। वो आदमी अब अंधा भी था और एक साथ मर भी रहा था। जब ये खबर उनके दल तक पहुंची तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 5 शेरपा गाइड्स भीड़ को चीरते हुए ऊपर चढ़े और उन तक साउथ समिट के पास पहुंच गए। और उसके बाद जो हुआ वो पूरे सीजन का सबसे दर्दनाक रेस्क्यू था। 5 लोग एक पूरी तरह से अंधे पर्वतारोही को पहाड़ के सबसे कठिन रास्ते से नीचे ले जा रहे थे और 492 पर्वतारोहियों के बीच से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। उसे चट्टानों की सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए, एक एक करके, उसी बोतलनैक में अपना ऑक्सीजन खर्च करते हुए जिसने अभी अभी उनके क्लाइंट को तोड़ दिया था। 48 घंटे तक उन्होंने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया और उन्होंने ये कर दिखाया। उन्होंने अपने दम पर एक अंधे, मरते हुए आदमी को मौत के इलाके से नीचे
कैंप 2 तक पहुंचाया। उन्होंने नीचे रेडियो पर खुशी के साथ बताया, हम सफल हो गए, एक चमत्कारी बचाव, क्योंकि एवरेस्ट पर आप समय से आगे नहीं निकल सकते। जब लगभग 500 पर्वतारोही एक ही अनुकूल मौसम की छोटी अवधि में ठूंसे जाते हैं तो बचाव का मतलब है इंसानी शरीरों की एक ठोस दीवार से लड़ना। मौत के इलाके में उन अतिरिक्त घंटों का नुकसान पहले ही हो चुका था और कोई भी बचाव उस नुकसान को मिटा नहीं सकता था। 2 दिन बाद 22 मई को संदीप की कैंप 2 में मौत हो गई, ना तो इसलिए क्योंकि वह कमजोर था और ना ही इसलिए क्योंकि उसकी टीम ने उसे निराश किया। उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि हर बार जब भी उसके शेरपाओं को दर्जनों अन्य पर्वतारोहियों के गुजरने का इंतजार करते हुए खड़ा रहना पड़ता, उसका दिमाग थोड़ा और सूज जाता था। उस रिज पर लोगों की भारी भीड़ ने सचमुच उसका समय खत्म कर दिया। वो था एवरेस्ट 2026 में। और जब संदीप कैंप 2 में अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, ठीक वही भीड़ पहाड़ के ऊपर फंसे एक और आदमी का समय भी खत्म कर रही थी। और ये दोनों अजनबी नहीं थे, वे एक ही कंपनी के ग्राहक थे। वे एक ही बेस कैंप में थे, एक ही डाइनिंग टेंट में खाना खाते थे, तेज हवाओं के वही 19 दिन काटे। उन्होंने निश्चित रूप से एक दूसरे को शिखर तक पहुंचने से पहले शुभकामनाएं दी होंगी। उसका नाम अरुण कुमार तिवारी था और एवरेस्ट के साथ उसकी कहानी और भी जटिल है। अरुण 1 साल पहले 2025 में इसी पहाड़ पर आया था। वह कैंप 3 तक चढ़ा था, जो लगभग 23,600 फीट की ऊंचाई पर है। उसने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। उसने अपनी रफ्तार का ईमानदारी से आकलन किया और वापस लौट गया। पर्वतारोहण में यही सबसे कठिन निर्णय होता है, वही निर्णय जिसे लेने से इनकार करने पर शिखर तक पहुंचने का जुनून लोगों की जान ले लेता है। अरुण ने वो निर्णय लिया, वो जिंदा घर लौट गया। तो जब वो 2026 में वापस आया, अरुण 53 साल के थे और वो इस बात को जानते थे कि ये शिखर तक पहुंचने का उनका आखिरी वास्तविक मौका है। तो जब 21 मई को उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, अरुण दृढ़ थे कि वो शिखर तक पहुंचेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सब कुछ क्यों न गंवाना पड़े। और अरुण कुमार तिवारी आखिरकार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच ही गए। लेकिन ये शाम के करीब 5:30 बजे था। और आप जानते हैं, शिखर दिवस का लगभग अटल नियम है, अगर आप दोपहर 1 बजे तक शिखर पर नहीं पहुंचते या बिल्कुल अधिकतम सीमा पर 2 बजे तक, तो आपको वापस लौट जाना चाहिए। अरुण ने आगे बढ़ने का फैसला किया था और भले ही ये एक साहसी निर्णय था, लेकिन इसकी कीमत उन्हें सब कुछ गंवा कर चुकानी पड़ी, क्योंकि उतरते समय अंधेरे में अपनी चढ़ाई के 16 घंटे से भी ज्यादा समय बाद अरुण का शरीर आखिरकार 28,700 फीट की ऊंचाई पर जवाब दे गया। वो खून उलटने लगे, ठीक वैसे ही जैसे बीजे गोमेरी ने 11 दिन पहले पहाड़ पर बहुत नीचे किया था। उनके शेरपा और 3 और गाइड्स ने उन्हें जगाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अरुण कुमार तिवारी की मौत बर्फ में हिलेरी स्टेप के पास हो गई। जितना कठोर ये सुनाई देता है, अरुण और संदीप असल में भाग्यशाली थे। जब वे मुसीबत में फंसे, उनकी अभियान कंपनी ने उन्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लेकिन 2026 में उसी उतराई की अफरा तफरी में दूसरी कंपनियां अपने मरते हुए ग्राहकों को देख रही थीं और तय कर रही थीं कि ये किसी और की समस्या है। उसी 20 मई को एक पर्वतारोही जिसका नाम अजय पाल सिंह धोलीवाला था, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। अजय पाल एक कनाडाई पंजाबी पर्वतारोही थे जो एक गाइडेड अभियान के जरिए पर्वत पर आए थे। उन्होंने एक कंपनी को दसियों हजार डॉलर दिए थे ताकि उनके चारों ओर एक प्रशिक्षित टीम रहे जो उनके ऑक्सीजन और गति पर नजर रखे और उन्हें सुरक्षित घर वापस ले आए। उनके लिए वह शिखर जीत का सबसे बड़ा पल था, जिसे बाकी सभी लोगों की तरह ही कठोर हफ्तों के इंतजार और 3-3 घंटे की लाइनों से गुजरकर हासिल किया जाना था। और फिर नीचे उतरते समय एवरेस्ट के इतिहास की सबसे भीड़-भाड़ वाली उतराई की अफरा तफरी में अजय पाल अपने गाइड वाले दल से बिछड़ गए। सैकड़ों पर्वतारोही धीरे धीरे चलती कतार में आगे बढ़ रहे थे और उनमें से हर कोई अपनी जान बचाने की निजी जंग में उलझा हुआ था और अजय पाल उन सबके बीच अकेले और बिना ऑक्सीजन के भटक रहे थे। उन्हें जिस आदमी ने पाया वो मिंगमा तेंजिंग शेरपा थे। वह पहाड़ पर सबसे सम्मानित गाइडों में से एक थे और एक बिल्कुल अलग कंपनी इलीट एक्सपेड के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कहीं उस अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक हेडलैम्प लाइन के साथ नहीं चल रहा था। वह उसके पास गए और देखा कि अजय पाल आधे होश में थे, उनके पास ऑक्सीजन नहीं बची थी और वह अपने पैरों पर ही मर रहे थे। और भले ही उनके अपने क्लाइंट्स को नीचे ले जाना था, मिंगमा तेंजिंग ने अपनी ऑक्सीजन ली, उसे एक ऐसे आदमी के साथ साझा किया जिसे वो कभी मिले भी नहीं थे और शारीरिक रूप से उसे कैंप 4 तक नीचे ले गए। यही कहानी का अंत होना चाहिए था। लेकिन जब वे कैंप 4 पहुंचे तो अजय पाल की अपनी ही एक्सपीडिशन कंपनी ने कथित तौर पर उनकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। जिस कंपनी को उन्होंने दसियों हजार डॉलर दिए थे, वो अपने ही क्लाइंट को वापस लेने को तैयार नहीं थी।
तो एलीट एक्सपर्ट ने उस मरते हुए आदमी को अपने टेंट में ले जाकर रात भर जिंदा रखा, क्योंकि जाहिर तौर पर पहाड़ पर कोई और ऐसा नहीं कर रहा था और वे अकेले ऐसे शख्स नहीं थे जिनकी जिम्मेदारी लेने वाली कंपनी ने एक इंसान को देखा और उसे किसी और की समस्या मान लिया। क्योंकि 2026 सीजन की सबसे बड़ी नैतिक विफलता उस आदमी के साथ हुई जो पहाड़ की आर्थिक व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर काम कर रहा था। एक आदमी जिसे शुरुआत में मृत्यु क्षेत्र में कदम रखने के लिए रखा ही नहीं गया था। उसका नाम दावा शेरपा था। 52 साल की उम्र में दावा ने दशकों तक अभियानों में निचले स्तर का काम किया था। 2026 सीजन के लिए उसे हिमालयन ट्रैवर्स एडवेंचर नाम की एक कम बजट वाली आउटफिटर कंपनी ने काम पर रखा था। उसका काम था कैंप 2 पर 21,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर कैंप कुक के तौर पर काम करना। फिर मई के आखिर में सब कुछ बदल गया। कंपनी के एक नियमित उच्च ऊंचाई वाले गाइड बेस कैंप पर बीमार पड़ गए और जब शिखर पर चढ़ाई का मौका खत्म हो रहा था और क्लाइंट्स चढ़ाई के लिए इंतजार कर रहे थे, हिमालयन ट्रैवर्स एडवेंचर ने उस आदमी की ओर रुख किया जिसका उस सीजन का काम सिर्फ पानी उबालना, मांस काटना और बर्तन धोना था। उन्होंने दावा को 10,000 नेपाली रुपए यानी करीब 65 अमेरिकी डॉलर का बोनस देने की पेशकश की ताकि वो अपने एक गाइड मिंगमा शेरपा के साथ मिलकर 2 विदेशी ग्राहकों को माउंट एवरेस्ट की चोटी तक ले जाए। एक ऐसे आदमी के लिए जो ग्रामीण नेपाल में रहता है और जिसकी बेटी अभी अभी स्कूल से निकली है। $65 वाकई अच्छी खासी रकम थी, तो उन्होंने यह सौदा स्वीकार कर लिया। 29 मई को पर्वतारोहण सीजन के बिल्कुल आखिरी घंटों में दावा मृत्यु क्षेत्र में ऊंचाई पर थे, जहां वे ब्रिटिश पर्वतारोही क्रिस थ्राल और पोलिश पर्वतारोही मारियूस स्मिएलेव्स्की का मार्गदर्शन कर रहे थे। लेकिन पहाड़ खाली था, मौसम बेहद ठंडा होता जा रहा था और चोटी के पास मारियूस को गंभीर फ्रॉस्टबाइट हो गया। उन्होंने शिखर पर चढ़ाई का प्रयास छोड़ दिया और दावा के साथ मिलकर आराम करने के लिए कैंप 4 लौट गए, जबकि क्रिस और मिंगमा शिखर तक पहुंचे और वापस आ गए। योजना थी कि अगले दिन सब एक साथ नीचे उतरेंगे, लेकिन फ्रॉस्टबाइट के कारण मिंगमा ने मारियूस को पहले ही नीचे ले जाना शुरू कर दिया, जिससे दावा और क्रिस एवरेस्ट पर 2026 सीजन में नीचे उतरने वाले आखिरी 2 लोग रह गए। प्रशासन द्वारा एवरेस्ट सीजन बंद करने से पहले जो डेडलाइन दी गई थी वो अब कुछ ही दिन दूर थी। उन्हें जल्दी नीचे उतरना था, लेकिन कैंप 3 के ऊपर लगभग 24,000 फीट की ऊंचाई पर पीले रंग की चट्टानों के पास दावा का ऑक्सीजन कम पड़ गया और उनका 52 साल का शरीर जो पूरे सीजन कैंप 2 में तप रहा था जवाब देने लगा। वो धीमे हुए, फिर रुक गए। गिरती बर्फ में वो एक चट्टान पर बैठ गए और क्रिस, जो उनके साथ नीचे उतर रहे उनके क्लाइंट थे, से कहा कि वो ठीक हैं और बस एक पल चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और वो पीछे पीछे आ जाएंगे। अब क्रिस का अपना ऑक्सीजन भी कम हो रहा था। हालात और खराब करने वाली बात यह थी कि मारियुश दावा के रुकने की जगह से बस कुछ 100 फीट की दूरी पर था। वो अपने ठंड से जमे हुए हाथों का मुश्किल से ही इस्तेमाल कर पा रहे थे और नीचे उतरते रहने के लिए उन्हें शारीरिक मदद की जरूरत थी। आखिरकार बात सिर्फ जिंदा बचने की रह गई थी और क्रिस के अनुसार यहां तक कि दावा ने भी उनसे कहा कि नीचे उतरते रहो, तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने दावा को 24,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में बैठा छोड़ दिया, जहां ऐसी बर्फीली धुंध थी कि कुछ दिख नहीं रहा था और पहाड़ सुनसान था, और वे नीचे उतरते रहे। उनके गायब होने के कुछ समय बाद दावा बेहोश हो गए और जब उन्होंने दोबारा अपनी आंखें खोलीं तो वहां कोई नहीं था। क्रिस, मारियुश, मिंगमा सब चले गए थे। उनके चारों ओर की रस्सियां ताजा बर्फ के नीचे गायब हो गई थीं। उनके नीचे के हर कैंप को समेट लिया गया था और हवाई रास्ते से बाहर ले जाया गया था। वो एक सुनसान पहाड़ पर पूरी तरह अकेले थे। जब क्रिश और मारियुश 38 घंटे बाद बेस कैंप पहुंचे तो उन्होंने दावा के लापता होने की रिपोर्ट दी और आगे जो हुआ उसने दिखा दिया कि 2026 में एवरेस्ट किस हद तक बर्बाद हो चुका था। ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हुआ, आपको एवरेस्ट इंडस्ट्री में एक चुपचाप अपनाई जाने वाली लागत बचत की तरकीब के बारे में जानना होगा, जिसे परमिट शेयरिंग कहते हैं। हिमालयन ट्रैवर्स एडवेंचर वो कम बजट वाली अभियान कंपनी जिसके लिए दावा असल में काम करते थे, उनके पास अपनी खुद की एक्सपीडिशन परमिट नहीं थी। पैसे बचाने के लिए उनके पर्वतारोहियों को कानूनी रूप से एक बिल्कुल अलग बहुत बड़ी कंपनी 8K एक्सपीडिशंस के परमिट के तहत रजिस्टर किया गया था। कागजों पर दावा 8K से जुड़े हुए थे, असलियत में वो हिमालयन ट्रैवर्स के लिए काम करते थे। तो जब दावा गायब हो गए तो एक अकल्पनीय गतिरोध शुरू हो गया। एक हाई एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर सर्च भेजने में दसियों हजार डॉलर का खर्च आता है, जिसे देने के लिए कोई भी कंपनी तैयार नहीं थी। कई दिनों तक जब दावा डेथ जोन में ठंड से जूझ रहे थे, दोनों कंपनियां इस बात पर एक पंगु कर देने वाले कॉर्पोरेट झगड़े में उलझ गईं कि कानूनी और आर्थिक रूप से जिम्मेदार कौन है। काठमांडू में दावा की पत्नी डामू और उनकी बेटी को आधिकारिक तौर पर बता दिया गया कि वो मर चुके हैं। उनके परिवार ने पारंपरिक बौद्ध अंतिम संस्कार की रस्में शुरू कर दी थीं। इस बीच दावा एक ऐसे दुस्वप्न से गुजर रहे थे
जो मानव जीव विज्ञान को चुनौती देता है। 23,000 फीट से ऊपर बिना खाना, बिना पानी और बिना ऑक्सीजन के अकेले उन्होंने खुद को पहाड़ से नीचे घसीटना शुरू कर दिया। अगले कई दिनों तक वे खुद को जीवित रखने के लिए बर्फ चबाकर पानी की कमी पूरी करते रहे और अपनी जेब में मिली मिठाइयां खाते रहे। जब वे निचले कैंपों तक पहुंचे, मौसमी चढ़ाई का समय पूरी तरह खत्म हो चुका था और आइसफॉल, डॉक्टरों ने लगभग खुम्बू आइसफॉल में लगी सीढ़ियां और रस्सियां हटाना भी पूरा कर लिया था। तो जब वो पिघलते हुए ग्लेशियर से गुजर रहे थे, डावा फिसल गए और सीधे एक गहरी जमी हुई दरार में गिर पड़े। वो 2 पूरे दिन तक उस बर्फीली कब्र में फंसे रहे, मरने का इंतजार करते हुए, और वही उनकी कहानी का अंत होता अगर उस दरार में जिसमें वो थे एक छोटी सी हिमस्खलन ना आ जाती और वो हिमस्खलन उन्हें कुचलने के बजाय उस मलबे ने एक ऊबड़-खाबड़ ढलान बना दी, जिससे वो बर्फ से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। 4 जून की सुबह, जब उन्हें मरा हुआ मान लिए 6 दिन हो चुके थे, खुम्बू ग्लेशियर के बेस पर काम कर रही एक कचरा सफाई टीम ने दावा को उनके चमकीले नीले कपड़ों में पिघलती बर्फ पर फिसलते और रेंगते हुए देखा। उनके जूते खो चुके थे, उनके हाथों में गंभीर फ्रॉस्ट बाइट हो गया था और उनकी टांग टूट गई थी, लेकिन वो जिंदा थे। दावा का बच जाना एवरेस्ट का चमत्कार कहा गया है। मेरे लिए यह इस बात का सबूत है कि एवरेस्ट की पूरी व्यवस्था कितनी टूट चुकी है। एक मरते हुए आदमी के लिए सिर्फ बिलिंग विवाद के कारण हेलीकॉप्टर ना भेजना और भी घिनौना हो जाता है, जब आप समझते हैं कि एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर गुपचुप तरीके से उन रेस्क्यू के लिए लाखों डॉलर कमा रहे थे, जो असल में कभी हुए ही नहीं। क्योंकि दावा के एक दरार में ठिठुरने से बहुत पहले नेपाल के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 32 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए थे, जिनमें हेलीकॉप्टर कंपनी के अधिकारी, अस्पताल के डॉक्टर और ट्रैकिंग ऑपरेटर शामिल थे। देश के इतिहास की सबसे बड़ी पर्यटन धोखाधड़ी में से एक का पर्दाफाश करने के बाद इस योजना को अंजाम देना बहुत आसान था। ट्रैकिंग ऑपरेटर विदेशी ग्राहकों के बीच मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करते या उसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। एक हेलीकॉप्टर को जीवन मरण की आपात निकासी के नाम पर भेजा जाता था और ग्राहक की ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी से उन उड़ानों के लिए दसियों हजार डॉलर वसूले जाते थे, जो कई मामलों में महंगे टैक्सी राइड्स से ज्यादा कुछ नहीं थीं। फर्जी हेलीकॉप्टर रेस्क्यू के जरिए करीब 2 करोड़ डॉलर निकाले गए, लेकिन जब एक असली नेपाली मूल का पर्वतारोही सच में पहाड़ पर मर रहा था, वे कई दिनों तक एक भी हेलीकॉप्टर उड़ाने में असमर्थ रहे, क्योंकि कोई भी उसकी कीमत चुकाने को तैयार नहीं था। और इस पागलपन में सिर्फ हेलीकॉप्टर व्यवस्था ही नहीं फंसी थी, यहां तक कि असली जान बचाने वाली असली खोजें भी इस सीजन की टूटी हुई व्यवस्था से नहीं बच सकीं। मैं समझाता हूं। पिछले कुछ सीजनों से एयरलिफ्ट टेक्नोलॉजी नाम की एक नेपाली कंपनी पिछले कुछ सीजनों से चुपचाप एवरेस्ट पर दशकों में देखे गए सबसे अच्छे विचारों में से एक हैवी लिफ्ट कार्गो ड्रोन चला रही है। उनका मुख्य ड्रोन एक चीनी निर्मित DJI फ्लाईकार्ट था, जो ऑक्सीजन सिलेंडर ढोने में सक्षम था, रस्सियां और टेंट्स को पहाड़ पर कैंप 1 तक ले जाता था और कचरा वापस नीचे लाता था। हर बार जब ड्रोन सामान ले जाता है, तो वो सामान एक शेरपा को नहीं उठाना पड़ता। 2026 में एयरलिफ्ट अपना विस्तार करना चाहता था और चीनी ड्रोन के साथ साथ उन्होंने एक अमेरिकी निर्माता फ्री फ्लाई के पेशेवर हैवी लिफ्ट ड्रोन का परीक्षण करने के लिए आवेदन किया। अमेरिकी दूतावास ने अमेरिकी ड्रोन को व्यक्तिगत रूप से पेश करने के लिए एक विशेष दूत को एवरेस्ट बेस कैंप भेजा। कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एक प्रचार कार्यक्रम था, दूसरों के लिए ये पहाड़ की छाया में चीन की सीमा के ठीक पास अमेरिकी तकनीक का प्रदर्शन था। बीजिंग इससे खुश नहीं था और 30 अप्रैल को, ठीक उस समय जब सीजन का सबसे कठिन सामान ढोने का समय शुरू हो रहा था, नेपाल के गृह मंत्रालय ने अचानक चीनी ड्रोन के मौजूदा परमिट को रद्द कर दिया और उसी समय अमेरिकी ड्रोन के आवेदन को भी खारिज कर दिया। आधिकारिक कारण अस्पष्ट था। सुरक्षा संबंधी संवेदनशीलताएं, जिनके लिए व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता थी। असली वजह, जैसा कि पहाड़ पर हर कोई अच्छी तरह समझ रहा था, वजह यह थी कि नेपाल 2 महाशक्तियों के बीच फंस गया था और किसी एक को नाराज करने के बजाय सब कुछ रोक देना ही बेहतर समझा। तो 5 दिनों तक, ठीक उसी समय जब पहाड़ को सबसे ज्यादा सामान की जरूरत थी और सबसे तेजी से चीजें पहुंचानी थीं, हिमालय के 2 सबसे सक्षम कार्गो ड्रोन ग्लेशियर पर बेकार पड़े रहे और शेरपा लोगों ने फिर से सामान अपनी पीठ पर लाद लिया और उसी अनिश्चित आइसफॉल में चल पड़े, जो बिना चेतावनी के जान ले लेता है। शायद इस सीजन को और भी अजीब बनाने वाली बात यह थी कि ऑपरेटरों की तरफ से काफी विरोध के बाद मंत्रालय ने चुपचाप अपना फैसला बदल लिया और 9 मई को ड्रोन फिर से उड़ान भरने लगे।
बिना किसी माफी या स्पष्टीकरण के। यह सिर्फ 5 दिन का अनावश्यक मानवीय जोखिम था जो भू राजनीतिक ड्रामे में बर्बाद हो गया। शुक्र है इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन ड्रोन ने दिखा दिया कि सिस्टम शेरपा की सुरक्षा को कितना कम महत्व देता है। और 2026 में शिखर पर जो हो रहा था उसने दिखा दिया कि अब इस पर्वत की सबसे बड़ी उपलब्धि का भी कोई खास मतलब नहीं रह गया है। एक्सप्लोरर्स वेब, जो पर्वतारोहण में सबसे सम्मानित माध्यमों में से एक है, ने इस सीजन में कई विवादास्पद पर्वतारोहण रिकॉर्ड दर्ज किए। मैं उन पर्वतारोहियों की बात कर रहा हूं जो दावा करते हैं कि उन्होंने बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई की, जबकि वे रात में अपने टेंट में चुपचाप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे। पर्वतारोही चुपचाप कैंप 2 से हेलीकॉप्टर लेकर बेस कैंप लौट जाते हैं ताकि पूरी तरह से आइस फॉल को छोड़ सकें और फिर अपनी चढ़ाई को पूरी हुई बताकर पेश करते हैं। ऐसे पर्वतारोहियों द्वारा संदिग्ध शिखर दावे किए जाते हैं जिनका अनुभव इन दावों को मानना मुश्किल बना देता है। और सबसे दुखद बात यह है कि लगभग हर मामले में कुछ भी नहीं होता। प्रमाण पत्र फिर भी जारी कर दिए जाते हैं। ना तो कोई शिखर पुलिस है, ना ही कोई सख्त सत्यापन प्रणाली। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्वत पर जिस उपलब्धि के लिए हर कोई 6 अंकों की रकम चुका रहा है, आखिरकार वो वही है जो आप कहते हैं। एक छोटा सा विराम। हर महीने एक कहानी होती है जो कभी यूट्यूब पर नहीं जाती। अगर आप चाहें तो वो वहां है, पेट्रियन, लिंक नीचे है। अब हम कहां थे? और जो लोग इसे सबसे अच्छी तरह समझते हैं, वे लोग जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस पर्वत को समर्पित कर दिया, वे इससे घृणा करते थे। मिंगमा जी, वो गाइड जिनकी टीम ने अप्रैल में आइसफॉल के बीच से रास्ता जबरन बना दिया था, उन्होंने उस दरवाजे से गुजरने वाली हर चीज को देखा जिसे उन्होंने खोला था। और जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने कोई जीत का जश्न नहीं मनाया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। उन्होंने दुनिया को बताया कि अधिकारी पूरी तरह से तैयार थे कि सीजन को खत्म होने दें, बजाय इसके कि वे खुद समस्या का समाधान करें। कि उन्होंने और 5 अन्य लोगों ने सारा जोखिम, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। अगर उस रास्ते पर किसी की मौत हो जाती तो सारा दोष भी उन्हीं पर आता। और उसके बाद जिस उद्योग ने उनके कान से मुनाफा कमाया, वो उन्हें औपचारिक रूप से मान्यता देने की भी जहमत नहीं उठा सका। और फिर उन्होंने कहा कि वो अब कभी भी एवरेस्ट की चोटी पर नहीं जाएंगे। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि जिस पहाड़ पर उन्होंने कुछ महीने पहले अपनी जान जोखिम में डाली थी, उससे दूर जाते समय उन्हें कितनी घिन महसूस हुई होगी। फिर है कामिरीता शेरपा। अगर एवरेस्ट का कोई जीवित प्रतीक है तो वो वही है। इस सीजन में वो 32वीं बार इस पहाड़ पर खड़े हुए हैं। और एवरेस्ट के इतिहास में सबसे अनुभवी पर्वतारोही ने साफ साफ कहा कि अधिकारियों को इन संख्याओं पर नियंत्रण करना चाहिए। ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूरी आजीविका यहाँ आने वाले पर्वतारोहियों पर निर्भर करती है, और फिर भी वो यहाँ थे, सार्वजनिक रूप से सरकार से कम परमिट बेचने की मांग कर रहे थे। और सच कहूं तो जब आप इस सीजन के अंत में पीछे छूटी चीजें को देखते हैं तो इसके खिलाफ तर्क देना मुश्किल है। इस वीडियो को देखिए। ये साउथ कोल है, 26,000 फीट की ऊंचाई पर। देखिए वो फटे हुए टेंट जो अपने ढांचे पर लहरा रहे हैं, और सैकड़ों खाली ऑक्सीजन सिलेंडर। अगर आप जूम करके देखें तो हालात और भी खराब दिखते हैं। स्टील के कटोरे, खाने का कचरा, इंसानी मल, उस पहाड़ पर जिसे कई लोग पूजते हैं और पवित्र मानते हैं। इसके खिलाफ कागजों पर नियम है, और वो भी सख्त नियम। हर पर्वतारोही को 10 पाउंड कचरा नीचे लाना होता है, वरना उनकी $4,000 की जमा राशि जब्त कर ली जाती है अगर वो नियम का पालन नहीं करते। ये गंभीर लगता है, लेकिन एक ग्राहक के लिए जो $70,000 चुका रहा है, उसके लिए $4,000 की जमा राशि कोई मायने नहीं रखती। जमा राशि जब्त हो जाती है, कचरा वहीं रह जाता है और सब लोग घर चले जाते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊंची जगह को छोड़कर, जो इस ग्रह के सबसे अद्भुत स्मारकों में से एक है, उसे एक कचरे के ढेर के रूप में छोड़ देते हैं। ईमानदारी से कहें तो नेपाल इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कम से कम कागजों पर। नेपाल की संसद में एक विधेयक है जिसके अनुसार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति को पहले नेपाल के अंदर 23,000 फीट ऊंची किसी चोटी पर चढ़ना अनिवार्य होगा। यह वही फिल्टर लगता है जिसकी इस पर्वत को पिछले 30 वर्षों से जरूरत थी। ये अभी कानून नहीं बना है, लेकिन नेपाल की 2 में से 1 सदन में ये पारित हो चुका है। कोई नहीं जानता कि इसे लागू होने में कितना समय लगेगा, लेकिन भले ही ये बिल ठीक वैसे ही पास हो जाए जैसा लिखा गया है, और भविष्य में हर एवरेस्ट पर्वतारोही 23,000 फीट का प्रमाण पत्र लेकर एवरेस्ट आए, तब भी इस वीडियो में दिखाए गए लगभग किसी की भी जान नहीं बचती। एक प्रमाण पत्र परमिट साझा करने और उन खामियों को नहीं छूता जिनकी वजह से 2 कंपनियां एक मरते हुए आदमी के लिए 5 दिन तक बहस करती रहीं। ये परमिट की संख्या सीमित नहीं करता, ये कोई बचाव सेवा नहीं बनाता, और सबसे बड़ी बात, ये शिखर तक पहुंचने की सनक को नहीं रोकता। इस वसंत में रिकॉर्ड 1808 लोग शिखर पर खड़े हुए, और ये पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ। मई 1996 में ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही कंपनियों ने एवरेस्ट के इतिहास के सबसे घातक दिनों में से एक को जन्म दिया, और जब दुनिया को किसी को दोष देना था तो उन्होंने इस आदमी को चुना। यहां बताया गया है कि ये झूठ क्यों था।